हेलो वेलकम। आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि 2D का यहाँ पर टॉपिक है। 2 डायमेंशन आपके 11th में 12th में कॉम्पिटिशन में हर जगह काम आता है। क्वेश्चंस करते हुए जो प्रॉब्लम आती है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर रिजॉल्व होगी। आप देख सकते हैं, बस आपको फंडामेंटली चीजों को यहाँ कलेक्ट और समझने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आप तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन है मोशन ऑफ द बॉडी आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। याद रखिएगा, केवल और केवल आपको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पढ़ना है। तो ऐसा मोशन जो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, तो आप यहाँ पर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को। आपने यहाँ पर लिया कोई बॉल, मान लो हमने इसे यू स्पीड से किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। जब भी किसी चीज को थीटा एंगल पे आप यहाँ पर फेंकोगे, तो आपको पता है ये पार्टिकल जब ऐसे फेंका गया है, ये एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आके कहीं गिरेगा। जहां भी आके गिरने वाला है, यहां से वहां तक की डिस्टेंस को हम रेंज बोलेंगे, क्योंकि जहां पर गिर रहा है आप बोल सकते हैं वहां तक की डिस्टेंस इसकी मैक्सिमम दूरी हो सकती है जहां पर ये जाके पहुंचेगा, तो इसे नाम दिया जाएगा यहाँ पर रेंज का। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी है तो इसके दो यहाँ पर कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स वेक्टर्स में हमने सीखे हैं, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप देख सकते हैं। अगर ये u हो और अगर जैसा कि यहाँ पर इसका एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ में हमेशा आप कॉस बनाइएगा, ज्योमेट्री से आया है, और एंगल के अपोजिट यहाँ पर साइन बनाइएगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि एंगल के साथ में हमने लिखा ux एक्स कॉम्पोनेंट, तो u cos थीटा, और ये वाला यहाँ पर आपने लिखा है u sin थीटा। अगर मैं एक और पूछ लूं, जैसे कि मान लेते हैं ये v होता, तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये थीटा है तो एंगल के साथ वाले हिस्से की ताकत के हिस्से को हम cos लिखेंगे, और एंगल के अपोजिट वाले हिस्से को यहाँ पर हम साइन लिखेंगे। छोटी सी बात थी, आपको यहाँ पर पहले से पता होती है, फिर भी हमने बात समझने की कोशिश करी। आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि अब प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने बोला कि एंगल के साथ वाले ताकत के हिस्से को कॉस और उसके अपोजिट वाले को यहाँ पर साइन। अब ये मोशन केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो ग्रेविटी कैसे रोल प्ले करती है वो समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा मानते हैं, एक बार इसे समझते हैं, रोकते हैं। अगर मैं इस पेन को यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करता, तो जैसे पेन यहाँ पर ऊपर फेंका गया, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है। जैसे मैंने इसको फेंका तो इसकी स्पीड मान लो 10 थी, अब वो 10 से कम होगी या 10 से ज्यादा होगी? जैसे आप इसे फेंकते हैं तो ये मेरे इन्फ्लुएंस से तो हट गया, अब ये केवल ग्रेविटी संभालेगी। ग्रेविटी कहाँ लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जा यहाँ पर कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। ऐसे होने पर लगातार ऐसे ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड को यहाँ पर कम होना चाहिए, और ऐसा होने पर फाइनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब हवा में तो तैरेगा नहीं, तो वापस से यहाँ कहाँ आना शुरू हो जाएगा? नीचे की डायरेक्शन के अंदर। तो पहले स्पीड घटनी है, फिर स्पीड बढ़नी है। इस फॉर्मूले से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं ऐसे बोलूं कि स्पीड देखो वो ऊपर की तरफ थी और ग्रेविटी नीचे थी। अगर u को पॉजिटिव लिया जाएगा तो आपके g को नेगेटिव लेना चाहिए, तो u माइनस जी टी। अब एक बात आप समझदार हैं खुद ही कि अगर u ऊपर है और g यहाँ नीचे है, तो ये प्लस है तो ये माइनस है। तो आप खुद नोट करो, ये पूरी वैल्यू इस u में से कुछ कम हुआ, मतलब वेलोसिटी घटनी चाहिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि वाई एक्सिस कैसे रोल प्ले करती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कि अगर आप इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो जैसे आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ग्रेविटी जो है वो इसकी स्पीड को यहाँ पर घटाने की कोशिश करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर रुकेगा। वहां अभी इस समय ग्रेविटी तो है, ये वापस से नीचे आकर के सरफेस पे यहाँ टकराएगा। इस मोमेंट पर जब इसे ऊपर फेंका गया, तो बताओ उसने एक्स में यहाँ पर क्या डिस्टेंस कवर किया? सिंपल बात यह है, फेंका ही वाई में है तो एक्स में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ये एक्स में कहीं भी चलने वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगर एक्स में ही थ्रो किया गया होता तो अगर मैंने एक फ्लोर रखा होता या कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पर बनाया होता, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में मैं ऐसा देख सकता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब फ्लोर है। तो इस फ्लोर में अगर मैंने यहाँ पर बॉल रखी होती है, क्या नई बॉल बन के हटाइए, एक मिनट रुकिए, तो ये जो है ये आपके पास में यहाँ पर बॉल होती, और इस बॉल को एक वेलोसिटी यहाँ पर दी जाती। तो एक टेबल पे या कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रख दूं, जैसे मैं पेन यहाँ पर रख दूं। अब बताओ क्या ये पेन को ग्रेविटी ऐसे एक्स एक्सिस में चला सकती है? खुद ही समझने की बात है। रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं चल सकता है। सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर कहाँ काम कर रही है? नीचे, मतलब वाई एक्सिस में, और हमें चलाना है इसे यहाँ पर कहाँ? एक्स एक्सिस में। y का x में स्पेसिफिकली यहाँ कोई रोल नहीं है। आप समझिए ग्रेविटी का कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होगा x एक्सिस के अबाउट जो यहाँ पर इसे चला पाए। इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि ग्रेविटी अगर ऐसे नीचे की तरफ थी तो g का, अभी मैंने पढ़ा, एंगल के साथ तोड़ने की कोशिश करूँ तो cos, एंगल के साथ cos लिख सकते हैं। तो आप बताओ अगर ये g है और इसकी स्पीड में यहाँ पर u मान लेता, या मैं ऐसा मानता हूँ एक बार के लिए कि स्पीड है ही नहीं, तो आप बताओ इस g का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एंगल के साथ आता?
जी कॉस और एंगल के साथ हम क्या लिखते 90, और आप भी बहुत पहले से जानते हैं एंगल कॉस 90 यहाँ पर 0 है, तो सिंपल बात यहाँ पर ये है कि एंगल के साथ वाले हिस्से को यहाँ पर 0 मान लिया जाएगा, मतलब ग्रेविटी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि एक्स में इस पार्टिकल को चला सकता है। अब आप बोलोगे यार इंक्लाइंड में तो मैंने ऐसी चीजें चलती हुई देखी, सर इंक्लाइंड में ऐसा होता है कि ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट जो है वो हो जाता है, बच जाता है और पार्टिकल को यहाँ पर स्लाइड करता है, वो हम आने वाले कुछ वीडियोस में यहाँ पर बात करेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि एक्स वाला कंपोनेंट आगे ले जाने का काम करेगा, वाई का उठा के नीचे गिराने का काम करेगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए, मतलब ऐसे फेंका जाए तो एक्स आगे ले गया, तो इस केस में आप वाई का रोल देखिए, पहले यहां से ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी वाई की घटने वाली, क्योंकि ग्रेविटी नीचे घटेगी, हाईएस्ट पॉइंट वाई की वेलोसिटी 0 होगी, और जब ये ऐसे यहाँ पर नीचे आगे गिरेगा तो इस केस में वेलोसिटी वाई की वापस बढ़नी शुरू होगी। एक्स का काम इस पूरी जर्नी में इसे यहाँ पर आगे ले जाने का था, और इस तरीके के पूरे पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, यहाँ पर जो इसने यहाँ पर फॉलो किया, और इस समय आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस में यहाँ पर कितनी है 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, बताइए बताइए फटाफट से, क्या ये वेलोसिटी 0 है? मैक्सिमम लोग यहाँ सोचते हैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा कंपोनेंट था जो कभी भी किसी तरीके की फोर्स या एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा था, वो आपका कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। तो एक्स इस पूरी जर्नी में कहीं पर भी यहाँ पर बदलने वाला नहीं है। कारण यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो v इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं u प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में आप चेक कर लो था ही नहीं, और अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो v और u आपस में बराबर होगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए एक्स एक्सिस के अंदर u cos थीटा, तो सर इस पॉइंट पे बताइए u cos थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बताइए u cos थीटा। अभी अभी आप बोलोगे, अभी तो आपने ऐसा बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी, वो जो मैंने यहाँ पर 0 बोला था वो y कंपोनेंट था, x कंपोनेंट नहीं है, तो x कंपोनेंट की वेलोसिटी रहेगी नहीं, अगर क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती, तो देखिए एक बार हम ये बोल रहे हैं कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती, तो अभी अभी मैंने बोला y कंपोनेंट तो पहले ही 0 था, और अगर x कंपोनेंट भी यहाँ पर आपका 0 हो गया, तो ऐसा होने के केस में ना तो x है और ना y है, बताओ आगे जा सकता है? तो ऐसे केस में कहाँ आके गिरता है? ऐसे नीचे आके गिरता, तो ऐसा तो होना ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैच खेल रहा हूँ, तो बॉलर के अगर सर पे बॉल खड़ी हुई है तो सर वो आगे जाके गिरेगी, क्योंकि इस समय पर कोई ना कोई तो था जो उसे यहाँ पर आगे ले गया। तो अगर नहीं होता कुछ भी तो कहाँ आगे गिरता वो? नीचे की डायरेक्शन के। तो समझ में आया कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 0 हुआ y, और उस केस में वो ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि y 0 हो गया तो आ गई मैक्सिमम हाइट, अब वो कहां जाके गिरेगा? आगे की तरफ, और x था इसलिए वो यहाँ पर उसे आगे ले गया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पर कलेक्ट करी है, अब ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चंस यहाँ पर काफी आसानी से बनेंगे, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके कवर कर रहा हूँ, कुछ छूट ना जाए यहाँ पर, बस आपको अच्छे से समझने और सुनने की यहाँ जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला हिस्सा यहाँ पर क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या टाइम लगा, तो निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का टाइम यहाँ निकालना है। अब आप खुद यहाँ पर सोचो, मुझे अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मुझे यहाँ कैसे सोचना चाहिए इस चीज को। मगर मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन करनी है तो हाइट निकालनी है, तो मैं एक इक्वेशन लगाता हूं, अगर हाइट निकालनी है तो कौन सा कंपोनेंट था जो हाइट दे रहा है? एक्स में फेंका था तो आगे ले गया था, वाई कंपोनेंट। तो आपकी जो इक्वेशंस हैं 3-4, वो सारी इक्वेशंस अब हम वाई की वाई में सोचेंगे, एक्स की एक्स में सोचेंगे, कुछ इस तरीके से सोचिए, आप यहाँ चीजें अपने आप बनाने लग जाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए एक बार समझते हैं। ये फॉर्मूला है आपके पास में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने सबने पढ़ा है, बट करना क्या है, हम यहाँ लगाते हैं थोड़ा समझने के लिए y एक्सिस के अंदर। अब y में क्या लिखेंगे? वी वाई यू वाई ए वाई टी, एंड एक्चुअली दिस इज अ टाइम जो यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का है। अब यहाँ वी वाई क्या है? What is the velocity of the projectile at the highest point? U cos theta. But what is the y component, the highest point? तो y component तो मैं पहले बोल चुका हूं कि 0 होगा, तभी तो वो हाईएस्ट था, नहीं तो उसकी और हाइट आ जानी चाहिए थी। तो इस केस में बोल सकते हैं ये यहाँ पर 0 होगा। तो फॉर्मूला हमने लिखा vy इक्वल टू uy प्लस ayt, में यहाँ पर क्या आएगा? ये हो गया है 0। अब आप बोल सकते हैं uy क्या है, यहाँ पर y कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा। u sin थीटा यहाँ पर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि y कंपोनेंट की इनिशियल रफ्तार देखो, y में जो शुरुआत में था वो u sin थीटा है, और प्लस का या माइनस, तो शुरुआत में आप बताओ जब फेंका ऊपर था और ग्रेविटी यहाँ पर ऐसे नीचे लग रही है, तो इन दोनों में साइन कन्वेंशन में आपको कन्वेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में है। तो माइनस का gt, एंड दैट इज अ टाइम, जो कि इसे यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाने पे आता है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? दैट इज u sin थीटा बाय आपका यहाँ पर कितना है जी? तो u sin थीटा बाय g इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट।
अब देखिए अगली कैलकुलेशन जो हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट की। अभी मुझे बताइए यहाँ से कि सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या है यहां से यहां तक का। अभी अभी हमने निकाला है, इट इज यू साइन थीटा बाय जी, बाय एक्सिस में इक्वेशन लगा के। अगर यहां से यहां तक का टाइम यू साइन थीटा बाय जी है, तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने का टाइम यहाँ पर क्या होगा। हर जितना टाइम ऊपर आने में लगने वाला है उतना ही टाइम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आने में लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने है रोका उसी ने ही चलाया। अब ग्रेविटी ने ही आपको यहाँ पर इस जगह पर पहुंचाया था, तो वापस ग्रेविटी ही इतना टाइम लगेगी यहाँ से आपको ऐसा उतारने में। मतलब जितना टाइम यहाँ तक का लग रहा है उतना ही टाइम यहाँ तक का भी लग रहा है। तो आप बोल सकते हैं ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम है। तो फिर व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या है? टोटल समय कितना देर आप हवा में रहे। तो कितना देर हवा में यहाँ पर रहे खुद ही समझ के बताइए। देखिए ये तो वो समय था जो यहां से यहां तक का है, और यहां से यहां तक का समय निकाल और आपको ऐड करना पड़ जाए क्योंकि पूरा समय ऐड करना है। तो आप यहां लिखेंगे 2 इंटू टी, मतलब दैट इज टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आप बोल सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, t इक्वल टू 2t, और 2 को 2 लिखा और t वो जो ऊपर पहुंचने का था। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर हम ये डबल? क्योंकि ऊपर जाने का यहां से यहां और नीचे आने का समय बदलने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बताइए पहले हाइट इसको दे कौन रहा था? y कंपोनेंट ने इसको हाइट प्रोवाइड करी थी, और हमें यहाँ पर पहले से पता है कि y कंपोनेंट की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। अब हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर सुना होगा सबने, u स्क्वायर प्लस का 2as। अब v की जगह लिख दिया v बाय यू बाय ए वाई, और ये जो है आपका s दैट इज द डिस्टेंस जो इसने y एक्सिस में कवर करा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ y एट द हाईएस्ट पॉइंट? ये हो जाएगा 0। आप बताएं y एक्सिस की वेलोसिटी 0 है फाइनली, बट y में इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, वो थी आपकी u साइन थीटा, और ये लिख दिया यहाँ पर आपने उसका स्क्वायर, और यहाँ आपने लगाया, देखो ग्रेविटी नीचे लग रही तो माइनस का 2, और ये लिखा g। और जब आपकी वेलोसिटी 0 होती है तभी आपकी मैक्सिमम हाइट आने वाली होती है, दैट इज h मैक्स। तो ये सब हम एंगुलर प्रोजेक्शन में पढ़ रहे हैं, अब बाकी हम हॉरिजॉन्टल और चीजें बाकी आगे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पहले फॉर्मल तरीके से बेसिक्स यहाँ पर जितने भी हैं वो पहले कवर कर लें। तो u साइन थीटा का आप चेक करो, ये रहा स्क्वायर, ये ऊपर था नीचे आ गया 2g। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं कि h मैक्स की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो आई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आगे बढ़ते हैं, अब निकालने जाते हैं आपके पास में यहाँ पर रेंज। रेंज का मतलब यहाँ के भाई वो कहाँ जाके गिरा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इस पूरे दौरान इसने यहाँ पर कवर किया होगा। अब बताओ आगे गया ही यहाँ पर क्यों था? हमने बोला था कि x ही था जो इसे यहाँ पर आगे ले जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला कंपोनेंट जो x एक्सिस के अबाउट है u cos थीटा, ये इसे आगे लेके गया है, और x एक्सिस में एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर 0 है। तो फॉर्मूला क्या है? ऐसे आगे जा रहे हैं तो डिस्टेंस निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ x में ही, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये लगा दिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अंदर आपकी स्पीड यहाँ पर कितनी है? ux, और एक्सेलरेशन ax, और बाद में मैं यहाँ पर इस डिस्टेंस को लिख देता हूँ एक बार के लिए आपके लिए r। अब आप एक बात कुछ समझिए, एक्स एक्सिस में ग्रेविटी का मतलब इस जगह ग्रेविटी का क्या रोल था ही नहीं। तो इस समय मैं बोल सकता हूं कि मेरा डिस्टेंस निकालना, क्योंकि ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करा, स्पीड इनटू टाइम। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो लिखा है स्पीड इनटू टाइम। अब कारण समझ ही आ गया होगा, ये कब लगाना होता है, ये कब लगाना होता है, काफी लोगों में डाउट रहता है। यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐसा लिखा। तो रेंज के वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ux इंटू टाइम। अब टाइम कौन सा लेना? पूरा जो यहां से यहां टकराने का था, दैट इज आपका यहाँ पर t। अब ux की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? u cos थीटा, एंगल के साथ, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है u cos थीटा, और यहां से यहां तक लगने का समय आपका कितना आ जाएगा? t। तो आप बोल सकते हैं ux इंटू टी, u cos थीटा इंटू यहाँ पर टाइम। तो क्या निकल के आया? व्हाट इज u cos थीटा? तो ये लग दिया। और टाइम कौन सा लेना है? पूरी जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी। ये निकाल चुके हैं अभी हम पहले। तो यहाँ ध्यान रखिए u और u मिलके कितना हो जाएगा आपका? u स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है 2, देखो 2, फिर ये लिखा साइन थीटा, फिर ये लिखा आपने cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर g। अब ये जिन्होंने नहीं देखा वो याद रखिएगा, आइडेंटिटी यहाँ पर आपके पास में है कि 2 साइन थीटा cos थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन 2 थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि मैथ्स की आइडेंटिटी जो यहाँ 11th में होंगे वो तो 12th वाले तो जानते हैं, बट 11th में थोड़ा नया लगता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर आया है यू स्क्वायर एंड 2 sin थीटा cos थीटा इज एक्चुअली sin 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय जी। फॉर्मूला फॉर द रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखिए हम निकालते हैं मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर 60 की स्पीड से फेंका होता और एक को 30 की स्पीड से फेंका होता, बताओ कौन जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे जाके यहाँ पर गिरता, किसकी रेंज ज्यादा होती। तो काफी लोगों को लग सकता है कि 60 वाले की रेंज यहाँ ज्यादा होती, बट याद रखिए रेंज निकालने के लिए इस केस में एंगुलर एंगल को फिक्स करना पड़ेगा, बिना एंगल फिक्स करे आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो याद रखिएगा ऐसे जवाब नहीं दे सकते इस केस में। हम यहाँ सबसे पहले हमें एंगल फिक्स करना है, और रेंज मैक्सिमम होने के लिए सब मैक्सिमम होना चाहिए। मानते हैं स्पीड ज्यादा होगी, अच्छी बात है, बट वहां पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ इसको अगर आपको मैक्स करना है फॉर आर टू बी आर मैक्स, हमें साइन थीटा को साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और ये अगर ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। बट साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, हम ये जानते हैं 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में यहाँ पर 1 होती है, और 1 के लिए आपका एंगल यहाँ पर कितना होता है, वो होता है साइन 90। अब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो पता होगा ना साइन 90 होता है। और इसको यहाँ पर देखो, ये साइन से साइन को कंपेयर कराए और 2 थीटा की वैल्यू 90 काटा, तो आपका एंगल यहाँ पर कितना आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी प्रोजेक्ट दी आपका एंगल, अगर हम प्रोजेक्शन एंगल 45 रखते हैं, देन विल गेट द मैक्सिमम रेंज। अब अगर हमारा प्रोजेक्शन एंगल 45 है तो रेंज मैक्सिमम आएगी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज, इट इज एक्चुअली यू स्क्वायर ये साइन 2 इंटू थीटा इज 45, तो 45 डिवाइड बाय ग्रेविटी। अब आप खुद ही यहाँ देखो 2 इंटू 45 हो कितना गया 90, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई जी, इट इज यू स्क्वायर बाई जी। तो सिंपल बात यहाँ पर ये है कि फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाई जी। मतलब मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी ऐसे याद रखिएगा। यहाँ एक गलती जो हम करते हैं कि रेंज के फॉर्मूले में और मैक्सिमम रेंज में हमें ध्यान रखना है, ये तो था आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला केवल यू स्क्वायर बाई जी है, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद है 1 हो जाती है। क्लियर। और हम यहाँ पर आप समझने वाले हैं कि ऐसे दो एंगल एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए आपकी रेंज यहाँ पर सेम होती है। मतलब यहाँ पर नई बात जो है वो ये है कि आपके पास में ऐसे दो एंगल यहाँ होंगे। इससे पहला एंगल अगर θ1 है और दूसरा एंगल अगर आपका θ2 है, तो दो ऐसे एंगल एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आपकी रेंज यहाँ क्या आने वाली है, सेम। तो इस केस के अंदर यहाँ पर कंडीशन क्या है, रेंज का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय यहाँ पर जी। तो मैं अगर यहाँ पहला एंगल को नाम देता हूँ θ1, तो यहाँ मैंने लिखा 2 θ1, और इस केस में दूसरे वाले केस में आप रेंज यहाँ निकालने जाते हैं, वो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 θ2 बाई जी। अब रेंज बराबर थी तो हमने इनको चेक करा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि दोनों की रेंज बराबर यहाँ पे आ रही है। तो आपने बोला कि θ1 प्लस θ2 को देखा गया कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज 90 डिग्री, तो आपकी रेंज यहाँ पर इक्वल होगी। तो भाई इस बात को मैं यहाँ कैसे मान लूं, तो मैंने लिखा θ2 को मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए 90 माइनस θ1। पहली रेंज में यहाँ निकाल चुका हूँ यू स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी, थीटा की जगह θ1 और यहाँ थीटा की जगह θ2, दोनों बराबर बता रहे हैं। इसको चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, इनको अलग ही मान लेते हैं, एक को R1 लिखते हैं, एक को R2 लिखते हैं। तो आप बताओ R2 की वैल्यू यहाँ कैसे आएगी, यू स्क्वायर साइन, आप बताना 2 की जगह 2 लिखा, व्हाट इज एक्चुअली θ2, θ2 इज 90 माइनस θ1, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा जी। तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 कितना आ जाएगा 180, 180 माइनस 2 θ1 बाय यहाँ पर जी। तो 90 इंटू 2 हो गया 180 और 2 θ1 अंदर भेज दिया। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है सर साइन में, साइन 180 माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा। अब अगर यहाँ 180 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है 180 माइनस 2 θ1, तो ये आपका साइन 180 माइनस 2 θ1 इज एक्चुअली साइन 2 θ1। अब इस समय पर देखो यहाँ पर मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ आपकी, तो व्हाट इज R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 θ1 बाय जी। चेक करिए एक बार R1 इज यू स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी,
और R2 भी निकल के यहाँ पर कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1/g। बस कुछ नहीं करा, यहाँ पर थीटा 2 की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करी 90 माइनस थीटा 1 और मल्टीप्लाई कर दिया 180 माइनस 2 थीटा 1। ऑन सॉल्विंग इट इज एक्चुअली साइन 2 थीटा 1। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेंज जो पहले की थी वही आपकी यहाँ दूसरे में आ गई। तो क्या कंडीशन यहाँ पर हो सकती है कि थीटा 1 प्लस अगर आपका थीटा 2 90 डिग्री है तो रेंज यहाँ पर बराबर होगी कॉम्प्लीमेंट्री। कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा यहाँ पर हो सकता है। पहला एंगल 60, दूसरा एंगल 30, ऐसे आपके एंगल हो सकते हैं। 75 डिग्री और 15 डिग्री यहाँ पर आप चेक करो, 90 होना चाहिए सम, 15 है 75 हो सकते हैं। मतलब कोई से भी एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री हो उनमें ऐसा हो सकता है। अगर एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा यहाँ पर हो, उनमें भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी रेंज यहाँ पर बराबर हो।